किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वो सभी जानकारियां समय समय पर पहुंचाते रहते हैं जिनकी आपको आवश्यकता होती है, चाहे वो फसलों की जानकारी हो, उत्तम किस्म के बीजों की जानकारी हो, या फिर हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई वैज्ञानिक विधियों की जानकारी हो, कृषि यंत्रों की जानकारी हो। यानी ये सब कुछ आपको मिलता है कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए। और जैसा कि आज जानते हैं कि शुक्रवार है और प्रत्येक शुक्रवार हम लेकर आते हैं आपके लिए आपका मनपसंदीदा कार्यक्रम, आपकी चिट्ठी आपका मेल। लेकिन कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि मंडी भाव, खबरें खेती की। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। डाकघरों की मदद से बीज क्रांति, हर खेत को मिलेगी सिंचाई सुविधा। 25,000 टन आलू आयात करेगा नेफेड, हिमालय राज्यों में बढ़ेगा दालों का उत्पादन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश भर में फैले डाकघरों और कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए बीज क्रांति लाने की तैयारी कर दूर दराज के किसानों तक बेहतर बीज पहुंचाने की योजना बनाई है। कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने में जुटे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश भर में फैले डाकघरों और कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर बीज क्रांति लाने की एक महत्वाकांक्षी योजना की है। पूसा स्थित इस संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार उन्नत प्रजाति के बीज का इस्तेमाल पैदावार में 10 से 15% तक की वृद्धि की जा सकती है। लेकिन किसानों को उन्नत प्रजाति के बीज व बीजों की सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसको ध्यान में रखकर पूसा ने एक मॉडल तैयार किया है। इसके अनुसार चयनित डाकघरों को एक बार उन्नत बीज का पैकेट भेजा जाएगा और इस बीज के पैकेट के बीजों से क्षेत्रीय किसानों को उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें क्षेत्रीय स्तर पर कार्य कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों का सहयोग करेंगे। प्रारंभिक स्तर पर ये योजना उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बिहार के बक्सर, मध्य प्रदेश के श्योपुर और राजस्थान के सिरोही के डाकघरों का चयन कर शुरू की जा रही है। ये परियोजना 5 साल तक चलेगी। देश का कोई भी खेत पानी से वंचित न रहे, इसके लिए केंद्रीय जल संसाधन विकास मंत्री उमा भारती ने कहा है कि अगले 10 सालों में देश के हर खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। आजादी के बाद भी खेतों को पानी न मिलने की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय जल संसाधन विकास मंत्री उमा भारती ने कहा है कि अगले 10 सालों में देश के हर खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। सुश्री भारती ने जल उपयोग संगठन के एक कार्यक्रम में किसानों से वायदा करते हुए कहा है कि देश के हर किसान को हर हाल में सिंचाई सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई सुविधा कैसे मिले, इसके लिए जरूरी हुआ तो विभिन्न मंत्रालयों में सहयोग से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस बारे में राज्यों से भी सहयोग लेकर किसानों के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिससे हर खेत को पानी मिल सके और देश में खाद्यान्न उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। सुश्री भारती ने कहा कि सिंचाई प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए हर जरूरी उपाय किए जाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में बुआई के चलते आलू के दामों में आई तेजी को रोकने और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए नेफेड 25,000 टन आलू का आयात करेगा। रबी सीजन में देश के विभिन्न हिस्सों में बुआई के चलते आलू के दामों में आई तेजी को रोकने और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए नेफेड 25,000 टन आलू का आयात करेगा। नेफेड के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मौजूदा समय में आलू के दामों में आई तेजी को देखते हुए किसान रबी सीजन के आलू की बुआई अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिससे पिछले माह से ही आलू के दामों में तेजी बनी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए नेफेड ने देश में आलू की आपूर्ति बनाए रखने के लिए 25,000 टन आलू आयात करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मौजूदा समय में बुआई के कारण फुटकर बाजार में आलू के दाम 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर किचन सामग्री के आयात पर आयात ड्यूटी 30% से घटाकर 0% करने का अनुरोध किया है।
इससे आलू का आयात सस्ता पड़ेगा और आलू के दामों को नियंत्रित भी किया जा सकेगा। जनवरी तक नई फसल के आने तक आलू के आयात का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने दालों की मांग को पूरा करने के लिए हिमालयी राज्यों में दालों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। इस योजना से पहाड़ी राज्यों के किसानों को दालों के उत्पादन के प्रति प्रेरित किया जाएगा। सरकार ने देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की इस योजना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ हिमालयी राज्यों में भी दलहन उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। मंत्रालय ने इसकी पूरी तैयारी कर चालू रबी सीजन में ही इस पर अमल करने की योजना बनाई है। रबी सीजन के फसलों के उत्पादन के तैयार इस योजना में सरकार ने दलहन की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वे दलहनी फसलों का उत्पादन करें। मंत्रालय के अनुसार दलहन की खेती के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा हिमालयी राज्यों के वातावरण को अनुकूल पाया गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को दलहन उत्पादन के लिए प्रेरित करने की योजना तैयार की गई है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात निर्भरता बढ़ाई जा रही है। प्रति वर्ष करीब 30 से 38 लाख टन दलहन का आयात किया जाता है। आयात निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल रबी सीजन में दलहन उत्पादन का लक्ष्य 1.25 करोड़ टन रखा है। मौसम में अब ठंडक ने दस्तक दे दी है। ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों के अलावा उत्तरी तमिलनाडु और केरल के इलाकों में तेज बरसात हो सकती है। इसी तरह पश्चिमी तटीय इलाकों, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार के कुछ इलाकों में भी बरसात होने की संभावना है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। अब चलते चलते कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। मेंथा तेल के वायदा और हाजिर भावों में सुस्ती का रुख भी जारी रह सकता है। मंडियों में मेंथा तेल की मांग कमजोर रहने से इसके दामों में कमी बनी रह सकती है। इसके विपरीत धनिया की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इसके पीछे कारण ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछला स्टॉक कम होने और मांग बढ़ने से धनिया की कीमतें बढ़ रही हैं। घरेलू बाजार में फूल गोभी और हरी सब्जियों की आपूर्ति में तेजी आने से इसके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ये वक्त आ गया आपके कार्यक्रम का, यानी आपकी चिट्ठी आपका मेल। यकीन मानिए बेहद खुशी होती है जब देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हमारे किसान भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं, यानी आपकी चिट्ठी आपका मेल से, जहां पर आपके द्वारा भेजी गई ढेर सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे एक्सपर्ट आपके द्वारा भेजेगी मेल और चिट्ठियों का जवाब दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास।
किसान भाइयों, जिंदगी परेशानियों का एक पुलिंदा है और हम सब जिंदगी भर इससे जूझते रहते हैं। सच कहें तो ये एहसास भी बड़ा खूबसूरत है। हार ना हो तो जीत का एहसास कैसे हो, दुख ना हो तो सुख का एहसास कैसे हो। किसान भाइयों, आज शुक्रवार है और आपकी हर समस्या के निदान के लिए हम हमेशा से ही आपके साथ हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी चिट्ठी आपका मेल में, जहां आपके द्वारा भेजी गई ढेर सारी मेल्स आई हुई हैं और उन सभी मेल्स का जवाब दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रामाश्रय। नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली जो मेल है वो है सत्यनारायण परमार जी की। उन्होंने भेजा है इंदौर मध्य प्रदेश से और कहते हैं कि मेरे आंवले के पेड़ में फल नहीं आ रहे हैं, पेड़ को 6-7 साल हो चुके हैं और आपसे ये जानकारी जानना चाहता हूं कि क्या इसका कोई उपाय है या कोई ऐसी दवाई है जिससे कि उस पेड़ में फल आ सके। आशा है आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। सत्यनारायण जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंवला का जो फल वृक्ष होता है उसको लगाने के लिए आपको एक इसकी प्रमाणित प्रजाति को ही लेना चाहिए। हमारे किसान भाई यहीं पे ही मार खाते हैं और वो ले आते हैं कहीं से भी जो आपके फल के पौधे हैं, खासकर जो आंवला का फल वृक्ष होता है उसमें अगर इसमें कलिकायन किया जाता है, बडिंग की जाती है और ये कलिका अगर अच्छे पौधे से न ली जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही आंवले के वृक्ष में कई डालियों में भिन्न भिन्न तरीके से उसमें फल आते हैं। इसलिए किसान भाई ये सुनिश्चित कर लें कि जहाँ से भी वो आंवला का वृक्ष लाएं वो प्रमाणित नर्सरी हो। और मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपसे चूक हुई, लेकिन आप निराश नहीं हो, आप इस आंवला की टॉप वर्किंग कर दें, तकरीबन 1 मीटर की दूरी से इसको हेड बैक कर दें और इसको काटने के बाद देखेंगे आप कि इस आंवले से कुछ कल्ले निकल आएंगे और इसमें से जो फुटारा या कल्ला निकलता है, इस कल्ले के ऊपर आप दूसरी प्रमाणित प्रजाति को ले आएं। इसमें आपका चाहे आपका नरेंद्र आंवला 1 हो, 2 हो, चकैया हो या कृष्णा हो, कंचन हो, किसी की भी एक आप बड लेके आप इसमें बदल ले सकते हैं, किसी माली इत्यादि की भी इसमें आप कलिकायन कर दें तो आपका ये वृक्ष जो लगा रखा है इससे ही आप अच्छी प्रजाति के आंवला के फल प्राप्त कर सकते हैं 1 या 2 साल में, बिना इसको उखाड़े हुए या उजाड़े हुए। उम्मीद है सत्यनारायण जी आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये लिखा है अशोक कुमार जी ने। और सबसे पहले मैं कृषि दर्शन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कहते हैं कि किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, और कहते हैं कि मैं खुद जैविक खेती से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में प्रोत्साहित करना चाहता हूं। कृपया करके मुझे जैविक खेती से जुड़ी जानकारी भेजने की कृपया करें। तो चलिए जैविक खेती क्या है इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। अशोक कुमार जी, आपका प्रश्न जैविक खेती के संदर्भ में है और जैविक खेती जो आज के परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गई है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके अलावा हमारी भूमि का भी स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है और पर्यावरण से संबंधित अनेक समस्याएं दिनों दिन सिर उभार रही हैं। इसके संदर्भ में जैविक खेती की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है और जैविक खेती की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो आपकी केंद्र सरकार हैं, वो सजग हैं और केंद्र सरकार ने गाजियाबाद में जैविक खेती के ऊपर एक अनुसंधान केंद्र या संस्थान की स्थापना की है, जो किसान भाइयों को समय समय पर प्रशिक्षण दिलाता रहता है। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होता है वो तकरीबन 15 से लेके 1 महीने का भी होता है और इसमें जो भी प्रशिक्षणार्थी आते हैं या ट्रेनीज आते हैं उनको काफ़ी कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेज पे इस पे समय समय पर प्रशिक्षण हासिल कराया जाता है। ये रहा आपका जो
आपकी जैविक खेती से संबंधित जो जानकारी प्रशिक्षण के बारे में। इसके अलावा जैविक खेती से दूसरी जो जुड़े हुए पहलू हैं जो कि हमारे किसान भाई हमेशा ही समझते हैं कि जैविक खेती का तात्पर्य इसमें हम रासायनिक खादों का बिल्कुल ही प्रयोग न करें, ऐसा नहीं होता है। जैविक खेती का तात्पर्य है कि इसमें आप जैविक खाद जैसे आपकी चाहे गोबर की खाद हो, चाहे आपकी कंपोस्ट खाद हो या केचुओं की खाद हो, इसके साथ साथ कुछ मात्रा में हम रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सब के तालमेल से आपकी जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी, आपका जो उत्पाद आएगा वो आपकी गुणवत्ता युक्त होगा और उस जैविक खेती के उत्पाद को बाजार में अच्छी कीमत मिलती है दूसरे अजैविक खेती के माध्यम से जो उत्पाद आप लाते हैं बाजार में। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं और प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं जो आपका गाजियाबाद में संस्थान है जैविक खेती के ऊपर। अगली जो ईमेल हमारे पास पहुंची है ये है गुलाब सिंह राणा की, लेकिन इन्होंने कहां से हमें मेल करी है ये नहीं भेजा। तो मैं आपसे यही अनुरोध करती हूं कि जब भी आप मेल करें पूरी तरह से अपने शहर का नाम, अपनी स्टेट का नाम जरूर भेजिए। ये कहते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण मैं देख रहा था पिछले महीने, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट का घर घर मशरूम योजना के बारे में बताया गया था, लेकिन किसी कारण मैं इस कार्यक्रम को देख नहीं पाया। ये कहते हैं आपसे अनुरोध है कि इस योजना की पूरी जानकारी आप हमें एक बार फिर से दें, जैसे कि दिल्ली में कहां पर ये योजना चल रही है और दिल्ली सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट इस योजना को चला रहा है और हम कहां संपर्क कर सकते हैं। चलिए आपकी पूरी समस्या जो इस समय है उसका समाधान पाते हैं और जानकारी लेते हैं डॉक्टर रामाश्रय से। गुलाब सिंह राणा जी, मशरूम की खेती काफ़ी प्रचलित हो रही है। हमारा जो एनसीआर रीजन है, जो उपनगरीय क्षेत्र है इसमें, और क्योंकि ये बहुत ही कम समय में अधिक लाभ देने वाली फसल है और इसके लिए अधिक स्थान की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एक बहुत ही मुनाफे की जो है फसल है और इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें उन्होंने इसका जो नारा रखा है घर घर मशरूम। और इस मशरूम की खेती को करने के लिए दिल्ली सरकार है वो उसमें काफ़ी मदद दे रही है, इमदाद दे रही है, किसानों को सस्ती दर पे जो है ऋण मुहैया करा रही है। और इसके लिए जो हमारा यहाँ के दिल्ली सरकार का कृषि विभाग है, यहाँ के निदेशक हैं, उनके जो है कार्यालय में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जो कृषि से संबंधित इंस्पेक्टर होते हैं उनके पास भी में इस योजना के बारे में जानकारी है। तो ये मशरूम की खेती के बारे में ये पूरी जानकारी देते हैं और जानकारी ही नहीं, इसके साथ साथ किसान भाइयों को ये प्रशिक्षण भी हासिल करवाते हैं विभिन्न संस्थानों से और अपने जो उनके अफसरान हैं उनके माध्यम से भी किसान भाइयों और बहनों को ये मशरूम की खेती के बारे में प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा आपको मैं यहाँ खुद ही यहाँ पे इंगित करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि मशरूम की खेती दो तरीके से होती है। एक आपकी जो सफ़ेद खुम्ब होता है, दूसरा आपकी जो मटमैले कलर की मशरूम होती है जिसके वेस्टर्न मशरूम कहते हैं, दूसरी जो सफ़ेद रंग की होती है उसको बटन मशरूम कहते हैं। और बटन मशरूम की खेती इस समय जो आपका सर्दी का मौसम होता है खासकर उसमें काफ़ी अच्छी उपज दे जाती है। और वेस्टर्न मशरूम जिसको हम की कानदार खुम्बी भी कहते हैं, उसकी संरचना आपके मानव के कान जैसी होती है, इसलिए वेस्टर्न मशरूम को आप गर्मियों के दिनों में भी उगा सकते हैं। इसलिए अगर आप योजना बना रहे हो मशरूम की खेती करने के लिए तो इन दोनों का सम्मिश्रण करते हुए, यानी कि व्हाइट बटन मशरूम, सफ़ेद खुम्ब की खेती और ओस्टर मशरूम जिसको हम की कहते हैं कर्ण मशरूम, इस दोनों के सम्मिश्रण से आप पूरे साल मशरूम की खेती कर सकते हैं और कमा सकते हैं अच्छा खासा मुनाफा। उम्मीद करते हैं कि गुलाब सिंह राणा जी के प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। कौन कौन सी योजनाएं कहां संपर्क कर सकते हैं, ये सारी बातें। अगली मेल की तरफ बढ़ते हैं और ये जो हमें मेल मिली है ये है विशाखा पोतार जी की। कहते हैं कि आई स्टे इन कोलकाता में रहते हैं और रेगुलरली हमारा ये जो प्रोग्राम है कृषि दर्शन देखते हैं और कहते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए मुझे बहुत सारी सूचना मिली फील्ड फार्मिंग के बारे, यानी कि खेतों में किस तरह से खेती की जाती है, लेकिन ये जानकारी लेना चाहते हैं पॉट प्लांटिंग, यानी कि गमलों में किस प्रकार खेती की जा सकती है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो गमलों में लगाई जा सकती हैं। तो इसके बारे में भी चलिए जानकारी लेते हैं अपने एक्सपर्ट से।
पॉट प्लांटिंग का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारी जो कृषि जोत है, ज़मीन है, वो दिनों दिन घटती जा रही है और शहरीकरण होने के नाते लोगों के पास जो है जगह नहीं है जिस पर कि वो आप गुलाब की खेती या दूसरी बागवानी की खेती कर सके। इसलिए जो आपका विकल्प बचता है कि आपके जो घरों पे छत है, आपकी जो बालकनी है, उसमें कहीं न कहीं हम मानो कि ये संकल्पना रहती है या उनका ये ध्येय रहता है कि हम अपने आसपास पेड़ पौधों को उगाएं। तो इस संकल्पना या ध्येय को पूरा करने के लिए जो हमारे पॉट होते हैं, चाहे गमले की खेती जो है, गमले में जो है पौधे उगाते हैं और ये जो है पॉट प्लांटिंग बहुत ही सफल हो रही है। खासकर जो हमारे दूसरे मुल्क हैं जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, वहाँ पर पॉट प्लांटिंग बहुत बड़ा प्रचलन है। और हमारे देश में भी जो आपकी दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है या बड़े जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे खेती करने की बहुत बड़ी समस्या है स्थान ना होने से, ऐसे में पॉट प्लांटिंग एक सहारा है आसपास के पर्यावरण को सुधारने का। इसमें क्या कर सकते हैं, जो खास बात ध्यान में रखनी चाहिए जो भी हमारे उपभोक्ता या जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, कि पॉट हल्का से हल्का होना चाहिए और इसमें जो मिट्टी खासकर हमारे जो भी उपभोक्ता भरते हैं उसकी जगह इसमें आप कोकोपिट का प्रयोग कर सकते हैं। कोकोपिट काफ़ी हल्का होता है और ये स्टेरलाइज होता है। कहने का मतलब इसमें जो रोग पनपने वाले हैं, रोगाणु नहीं होते हैं। ये बहुत ही अच्छा माध्यम होता है गमले में भरकर आपकी पॉट प्लांटिंग करने के लिए। और पॉट प्लांटिंग के लिए आप पौधों का चुनाव भी बड़ी सावधानी से करें। खासकर अगर आप देखा गया है कि इस समय पॉट में लोग जो पत्तीदार सब्जियां हैं उसको भी उगा रहे हैं, सजावटी पौधे खासकर जो है गुलाब है या जो डिफेनबेकिया है, कोलियस है, इसको भी उगा रहे हैं। इसके साथ साथ बेलदार जो हमारी सजावटी बेलें हैं उन बेल बूटों को भी पॉट प्लांट के माध्यम से उगा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप हल्का से हल्का पॉट लें। अगर आपके पौधे का आकार बड़ा है तो उसमें आप पॉट का आकार, जो गमला है उसका आकार बढ़ा लें और उसमें कोकोपिट का प्रयोग करें। इसके अलावा इसमें जो खाद दें वो खाद तरल लिक्विड, आजकल तरल फर्टिलाइजर भी बाजार में आ रहे हैं, उनका प्रयोग करें। तो इस जरिए से आप पॉट प्लांटिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी शौक को पूरा कर सकते हैं। आसपास के पर्यावरण को भी आप प्रदूषण से रहित कर सकते हैं इस तरीके से पॉट प्लांटिंग के माध्यम से। किसान भाइयों, बहुत अच्छा लगता है जब बिल्कुल दिल से जुड़ जाते हैं हमारे किसान भाई बहन। देखिए अगला मेल जो आया है, हमें ये आया है विकास पांडे जी का और इन्होंने बाकायदा एक पिक्चर भेजी है अपने पौधे की जो कि इन्होंने इस समय घर में लगाया हुआ है और ये है रोज प्लांट यानी कि गुलाब का पौधा। और ये कहते हैं कि क्या करें कि ये जो मेरा पौधा है ये अच्छे से अच्छा हो जाए, यानी बहुत सारे फूल देने लगे। क्या क्या इसकी देखरेख करनी होती है, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं। तो चलिए इस गुलाब के पौधे के बारे में भी जानकारी लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। गुलाब की तस्वीर भेजी है ईमेल के माध्यम से, जिसमें कि ये दिखाई पड़ रहा है जैसे कि आप इस तस्वीर से देख रहे हैं कि इसमें जो कलिका होती है, एक जो आपका रूट स्टॉक है, इस रूट स्टॉक पे जहाँ पे जो ग्राफ्टिंग की जाती है या बडिंग की जाती है, बड जो कलिका होती है उसको दूसरे मातृ पौधे से लाते हैं जो कि बहुत ही नामचीन पौधा होता है। ये यहाँ पे सूख गई है और इस जो आपका देसी गुलाब है उससे फुटारे आ रहे हैं, वहाँ से कलिकाएं निकल रही हैं जो कि बिल्कुल देसी ही फूल बनाएंगी, क्योंकि आपका जो कलमी फूल था उसकी कलिका मर चुकी है। तो ये खासकर हमारे बहुत से जो उपभोक्ता हैं या जो लोग इसकी काश्त करते हैं या सजावटी गुलाब के पौधे लगाते हैं, उनके साथ साथ ये समस्या आती है कि जो भी वो पौधा लाते हैं नर्सरी से, वो कहते हैं कि अमुक प्रजाति का पौधा है और इसमें लाल रंग का आपका फूल आएगा, लेकिन जब वो लगाते हैं और उसमें से जो फूल आते हैं तो उसमें रंग दूसरा हो जाता है। उसकी ये वजह होती है अब कि जो मूल कलिका है वो मर चुकी होती है, जिसको कि कलम किया गया होता है और आपका देसी गुलाब पनपने लगता है। तो इसलिए आप सावधानी रखें और ये सुनिश्चित करें जो आपकी इसमें कलिका लगी थी आपके देसी गुलाब के ऊपर, वो बढ़ रही है, ना कि देसी गुलाब की नीचे से जड़ से छोटी छोटी कलिकाएं निकल रही हैं जो कि खुराक लेते ऊपर बढ़ रही है। आपकी जो मूल कलिका है वो
मर गई हो। तो आपके केस में जो आपने यहाँ पे तस्वीर भेजी है, ये निश्चित तौर पर ये दिखाती है कि इसमें जो आपकी बडिंग है, जो आपकी कलम की गई तो वो मर चुकी है और देसी पौधा पनप रहा है। इसलिए आप इसमें न देरी करते हुए दूसरी बडिंग करें या दूसरा गुलाब का पौधा लाएं, जिससे कि ये समस्या आपकी हल हो सके। उम्मीद है किसान भाइयों आपके द्वारा भेजी गई मेल्स का सही जवाब मिल गया होगा, जिनका जवाब दे रहे थे डॉक्टर रामाश्रय। इसी तरह आपकी चिट्ठी, आपका मेल कार्यक्रम से जुड़े रहिए और हमें मेल करते रहिए। लेकिन मेल जब भी करें पूरा पता जरूर लिखें, कहां से मेल कर रहे हैं, किस शहर से मेल कर रहे हैं, ये सब बातें। इसी तरह हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, आपकी चिट्ठी आपका मेल में। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है कि आप सबको अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। आगे भी हम हमेशा इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि आपकी परेशानियों का हल हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हो जाए, ताकि आपकी जिंदगी सुकून भरी हो और आप सभी देश के कृषि उत्पादन को यूं ही बढ़ाते रहें। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे कार्यक्रम का पता तो नोट कर ही लिया होगा। और जो किसान भाई बहन ईमेल के जरिए जुड़ना चाहते हैं वो हमारा ईमेल आईडी लिख सकते हैं। लेकिन उन्हें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी आप मेल करें वहां पर अपना पूरा पता लिखें। आपका प्रश्न क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, क्या समस्या है, इसकी विस्तार से जानकारी लिखें, ताकि एक्सपर्ट तक आपकी समस्या पूरी तरह से पहुंचे और उस समस्या का समाधान भी मिल सके। तो नोट करिए हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan.dd@gmail.com। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के इस अंक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे पुनः मुलाकात करेंगे कृषि दर्शन कार्यक्रम में ही ढेर सारी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।